हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सभी? राधे राधे। मैं डिम्पल सैनी आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आ जाइए फटाफट से। आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी बोर्ड 12th क्लास हिंदी, यानी कि आरो भाग 2। और आरो भाग 2 का आई थिंक सेकंड लास्ट चैप्टर जो है आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। पहलवान की ढोलक के क्वेश्चन आंसर हम कर चुके हैं और आज करेंगे हम यहाँ हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 14 माना जाएगा वैसे, शिरीष के फूल। और ये लिखा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का एक और चैप्टर हमने यूपी बोर्ड के गद्य भाग में सेकंड चैप्टर के रूप में पढ़ा था, अशोक के फूल। तो अशोक के फूल के आधार पर ही मतलब उसी तरह से शिरीष के फूल भी बताया है। शिरीष एक पौधा होता है और उस पौधे के फूल कैसे होते हैं वो बताया है। वैसे शिरीष के फूल जो है ना ऑरेंज कलर के ऐसे होते हैं जिनसे शायद कलर बनाया जाता है, शायद, आई थिंक, मुझे नहीं पता शिरीष के फूल क्या होता है, लेकिन फिर भी हमारे साहित्य जगत में, हमारी संस्कृति, हमारे हिंदू धर्म में उन फूलों का बहुत बड़ा योगदान था। उस फूल के बारे में पूरा अच्छी तरह से, जैसे अशोक के फूलों के बारे में हमने जाना था, वैसे शिरीष के फूलों के बारे में भी जानेंगे। चैप्टर का नाम है शिरीष के फूल और यह है भाग 1, यानी कि आज हम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय पढ़ने वाले हैं। और जीवन परिचय ही पढ़ेंगे आज केवल और केवल, क्योंकि एनसीईआरटी बोर्ड में थोड़ा जो सिलेबस है लेवल में चल रहा है, बैलेंस में चल रहा है। इसके बाद एक चैप्टर और है लास्ट, क्योंकि एनसीईआरटी में बाकी जो चैप्टर है वो ख़त्म कर चुके हैं। मतलब पहले काफ़ी चैप्टर थे, नमक भी था, रज़िया सज़ा ज़हीर का, ठीक है, और भी चार्ली चैपलिन वाला जो चैप्टर था वो था। तो 2-3 चैप्टर थे जो कट चुके हैं, रिड्यूस हो चुके हैं। अब बचे कुछ बहुत थोड़े से चैप्टर है, उसमें से ये हमारा शिरीष के फूल। इसके बाद एक और है अम्बेडकर साहब जी का जाति प्रथा और श्रम विभाजन जो है, शायद वही है, उसको पढ़ेंगे, ठीक है, और वो फिर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद मुश्किल से 2 या 3 लेक्चर इसके हो जाएंगे और 2 या 3 लेक्चर उसके हो जाएंगे मुश्किल से। उसके बाद हम पढ़ेंगे अभिव्यक्ति और माध्यम। अभिव्यक्ति और माध्यम में हम सीधे सीधे टॉपिक उठाएंगे और टॉपिक को रीड करेंगे। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको हम फोकस करेंगे और साथ में क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे, ठीक है, जिस तरह से आपके एग्जाम में आते हैं उस तरह से अभिव्यक्ति माध्यम के अंतर्गत। तो चलिए यहाँ शुरू करते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो जन्म की बात करते हैं तो जन्म हुआ था 1907 में। बच्चों 1907 में महादेवी वर्मा का भी जन्म हुआ था। 1907 में ही हरिवंश राय बच्चन जी का भी जन्म हुआ था, ठीक है, महादेवी वर्मा, हरिवंश राय बच्चन। अब जो जन्म स्थान है वो अलग अलग है। महादेवी वर्मा का जो जन्म फर्रुखाबाद में हुआ था और हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म है इलाहाबाद में हुआ था। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो जन्म है आरत दुबे का छपरा बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था, ठीक है। तीनों का जन्म स्थान अलग अलग है, लेकिन जन्म सन जो है, डेट ऑफ सन, ये बिल्कुल सेम है, 1907, ठीक है। अगली देखिए रचनाएं, ढेर सारी रचना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य जगत में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। अभी हम जिस हिंदी साहित्य इतिहास पढ़ रहे हैं, जिसमें हम आदिकाल पढ़ते हैं, आदिकाल का काल विभाजन पढ़ते हैं, प्रवृत्तियां पढ़ते हैं, या रीतिकाल भक्तिकाल पढ़ते हैं, उसका काल विभाजन पढ़ते हैं, प्रवृत्तियां पढ़ते हैं, चाहे किसी भी काल को पढ़ते हैं, उसका काल विभाजन, उसका प्रवृत्तियां जो भी है वो सारे के सारे या तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के आधार पर है या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के आधार पर। तो ऑथेंटिक रूप से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के हिंदी साहित्य को मतलब प्रमाणिक माना गया है और सर्वमतानुसार माना गया है कि कहीं कहीं पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के मत भी सही है और कहीं कहीं पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के मत भी सही है, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं अशोक के फूल। देखिए जो हमने यूपी बोर्ड 12th में पढ़ा था, अगर आपने भी किसी ने भी सुना हो तो अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, कुटज, विचार प्रवाह, आलोक पर्व, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद, ये निबंध संग्रह है। बच्चों इनमें से कोई भी पूछ लिया जाता है, खास करके कल्पलता, विचार वितर्क, कुटज और विचार प्रवाह, इनमें से पूछ लिया जाता है प्रस्तुत रचना किसकी है। प्रस्तुत रचना किसकी है? अशोक के फूल, शिरीष के फूल, विचार वितर्क, विचार प्रवाह और कुटज, कल्पलता, ये रचनाएं किसकी है और किस विधा में लिखी गई है, ठीक है। तो किसकी रचनाएं हैं ये? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। और किस विधा में लिखी है? निबंध विधा में लिखी गई रचनाएं हैं। याद हो गई अच्छे से? जल्दी से बताना मुझे, याद हुआ नहीं हुआ। उसके बाद आते हैं उनके उपन्यास। बाण भट्ट की आत्मकथा,
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है बाण भटकी आत्मकथा, चारू चंद्र लेखा, पुनर्नवा, अनाम दास का पौथा। ये इनके 4 उपन्यास हैं। पहला आ गया बाण भटकी आत्मकथा, दूसरा चारू चंद्र लेखा, तीसरा पुनर्नवा और चौथा अनाम दास का पौथा। और ये चारों ही उपन्यास एमसीक्यूज में पहले पूछ लिए गए हैं, इसलिए मैं इन चारों को इंपॉर्टेंट कहूंगी, आप चारों को याद करिएगा। ओके, आगे देखिए। सुर साहित्य, कबीर, मध्यकालीन बोध का स्वरूप, नाथ संप्रदाय, कालिदास की लालित्य योजना और हिंदी साहित्य का आदिकाल या हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, आदिकाल अलग से लिखा, इतिहास अलग से लिखा है इन्होंने, ठीक है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। तो ये आगे देखिए क्या है, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य में आ जाएगा उद्भव और विकास। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास अलग है, हिंदी साहित्य की भूमिका अलग है, हिंदी साहित्य का आदिकाल ये अलग है। ठीक है, ये है सारी आलोचनात्मक और साहित्य इतिहास। ये साहित्य इतिहास है, यहाँ पर साहित्य इतिहास दे दिया है। और सुर साहित्य जो है उसका आलोचनात्मक निबंध लिखा है। कबीर में भी आलोचना की है, मध्यकालीन बोध का स्वरूप यह आलोचना है, नाथ संप्रदाय आलोचना है, कालिदास की लालित्य आलोचना है। ठीक है, लेकिन हिंदी साहित्य का इतिहास, साहित्य इतिहास लिखा है इन्होंने, और ये इतिहास है। हिंदी साहित्य की भूमिका ये भी इतिहास है, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास ये भी इतिहास है। तो 3 प्रकार का हिंदी साहित्य लिखा है, तीनों ही प्रकार का याद कर लीजिएगा, एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है। ये यूपी बोर्ड में भी पूछ लेते बच्चों, क्योंकि अशोक के फूल है, और अशोक के फूल के रचयिता कौन है भाई? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो जैसे एनसीईआरटी में याद करना है वैसे आपको यूपी में भी याद करना है, तो अच्छा रहेगा, पढ़ लेंगे, दोबारा रिवाइज हो जाएगा। संदेश रासक पृथ्वीराज रासो, नाथ सिद्धों की बानियां ग्रंथ संपादक है ये। ठीक है, और विश्व भारती शांति निकेतन पत्रिका का संपादन इन्होंने किया था। ठीक है, ये है उनकी संपूर्ण रचना साहित्य। आगे चलते हैं यहाँ पर। तो भाई आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या कह रहे हैं कि मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, कि साहित्य क्या है, एक मनुष्य, जैसे मनुष्य का विकास कैसे होता है, वृद्धि कैसे होती है, वैसे ही साहित्य का विकास और साहित्य की वृद्धि होती है। तो यहाँ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कह रहे हैं कि मैं साहित्य को मनुष्य की भांति या मनुष्य की तरह देखने, मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। कि मनुष्य की दृष्टि कैसे देखती है, जो वाकजाल का मतलब होता है सिर्फ वाणी का जाल है, मनुष्य को दुर्गति, हीनता, परमुख अपेक्षिता से बचा न सके, जो उसकी आत्मा को तेजोदीप न बना सके, जो उसके हृदय को परदुख कातर का मतलब होता है दूसरों के दुख को समझना, दूसरों के दुख को समझना, ठीक है, समझना और संवेदनशील न बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। कि साहित्य ऐसा होना चाहिए आपका मर्म मतलब जीवंत कर सके, आपको दयालु बना सके, आपको मर्म स्पर्शी बना सके, आपको हृदय विदारक बना सके, आपको रोने के लिए मजबूर कर सके। साहित्य ऐसा होना चाहिए। अगर वह साहित्य नहीं है, अगर आपको वह मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी जी वो कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति पर मतलब जो उसके हृदय को, मनुष्य के हृदय को परदुख कातर न बना सके, संवेदनशील न बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है, मैं उससे साहित्य नहीं कह सकता। साहित्य तो ऐसा होता है कि या तो ऐसा साहित्य हो जो ओजस्वी गुण से युक्त हो, वीर रस प्रधान हो, जिसको पढ़ते ही पढ़ने वाले यानी पाठक के हृदय में उत्साह नामक स्थायी भाव का जो संचार है वो हो जाए, या फिर ऐसा हो कि किसी ऐसे घृणित यानी कि ऐसे दयापूर्ण, दयालु यानी कि दया पात्र ऐसे दृश्य को उन्होंने देख लिया है, या ऐसे दृश्य का वर्णन उन्होंने पढ़ लिया है जिसके कारण वे स्वयं भी दयालु हो चुके हैं, यानी कि कारुणिक हो चुके हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्य कर्म भारतवर्ष के सांस्कृतिक इतिहास की रचनात्मक परिणति है। आगे देखिए, हिंदी, संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, बांग्ला आदि भाषाओं व उनके साहित्य के साथ इतिहास, संस्कृति, धर्म, दर्शन और आधुनिक ज्ञान विज्ञान की
व्यापकता व गहनता में बैठकर उनका अगाध कहाँ गया पांडित्य नवीन मानवतावादी सर्जना और आलोचना की क्षमता लेकर प्रकट हुआ है। ठीक है, आपको क्या देखना है कि हिंदी, संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, बांग्ला आदि भाषाओं व उनके साहित्य के साथ इतिहास, संस्कृति, धर्म, दर्शन और आधुनिक ज्ञान विज्ञान की व्यापकता व गहनता में बैठकर उनका अगाध पांडित्य नवीन मानवतावादी सर्जना और आलोचना की क्षमता लेकर यहाँ पर प्रकट हुआ है। ये जो साहित्य यहाँ पर बता रहे हैं कि साहित्य, वर्तमान साहित्य क्या है, कि जो साहित्य जगत है वो क्या है, कहाँ से उद्भव हुआ और इसका विकास कैसे हुआ है, धीरे धीरे किन चरणों में विकास हुआ है, इनका पूरा व्याख्यान आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कर लिया है। विज्ञान को बोध पांडित्य की सहृदयता में ढालकर ऐसा रचना संसार हमारे सामने उपस्थित करते हैं जो विचार की तेजस्विता, कथन के लालित्य और बंध की शास्त्रीयता का संगम है। इस प्रकार उनमें एक साथ कबीर, रविंद्रनाथ, तुलसीदास एकाकार हो उठते हैं। यानी कि वे निर्गुण ब्रह्म के उपासक भी है, वे रविंद्रनाथ के समय के कवि भी समझे जा सकते हैं, या तुलसीदास भी उनमें प्रकट हो चुके हैं। तो तीनों ही जो साहित्यकार है, तीनों ही साहित्यकार का जो संगम है आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अंतर्गत देखने को मिल सकता है, जिन्होंने जाति पाति के बंधन के लिए या सामाजिक जो स्थिति है, सामाजिक कटुता की भाव जो है उसको बताने के लिए, या रविंद्रनाथ टैगोर ने जिस तरह से ओजस्वी स्वर में जो कविताएं लिखी है उस कविताओं के आधार पर बताने का प्रयास करा है, वे सारे प्रयास आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भी करे हैं। इसके बाद उससे जो प्राण धारा फूटती है वह लोक धर्मी रोमांटिक धारा है, जो उनके उच्च कृतित्व को सजग ग्राह्य बनाती है। उनकी सांस्कृतिक दृष्टि जबरदस्त है। सांस्कृतिक दृष्टि यानी संस्कृति को परखने की जो दृष्टि है ना, सांस्कृतिक दृष्टि किसे बोलते हैं, संस्कृति को परखने की दृष्टि। ठीक है, सांस्कृतिक दृष्टि है। उसमें इस बात पर विशेष बल है कि भारतीय संस्कृति किसी एक जाति की देन नहीं है, मतलब भारतीय संस्कृति में कोई एक जाति नहीं है, बल्कि समय समय पर उपस्थित अनेक जातियों के श्रेष्ठ साधनांशों के लवण नीर संयोग से उसका विकास हुआ है। उसकी मूल चेतना विराट मानवतावाद है, जिसके स्पर्श से कला और साहित्य ही नहीं, ये संपूर्ण जीवन ही सौंदर्य व आनंद से परिपूर्ण हो उठता है। द्विवेदी जी के सभी उपन्यास समाज के जात पात और मजहबों में विभाजन और आदि आबादी किसे कहा गया है, स्त्री को, यानी कि स्त्रियों की संख्या को आदि आबादी कहा जाता था, और उन्होंने भी यही जो भाव है यही दर्शाया है। कबीरदास जी ने भी कहा था कि आदि आबादी किसकी है, महिलाओं की। तो जितने पुरुषों की आवश्यकता है उतनी महिलाओं की आवश्यकता है, कि जितने पुरुष होने चाहिए उतनी महिलाएं होनी चाहिए। तो उनको सीधा सीधा ऐसा नहीं कहा कि स्त्री धन, ये भी नहीं, सीधा सीधा कहा है आदि आबादी। वो उनके प्राचीनता को परिलक्षित करती है कि द्विवेदी जी के सभी उपन्यास समाज के जात पात और मजहबों में विभाजन और आदि आबादी के दलन की पीड़ा को सबसे बड़े सांस्कृतिक संकट के रूप में पहचानते हैं। द्विवेदी जी बताते हैं कि किस प्रकार से जाति पाति का जो बोलबाला था वो कैसे समाज को दरकिनार कर रहा है, कैसे जो मजहब धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर आपस में लड़ रहे हैं, कैसे स्त्रियों के साथ में अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। ये सारी चीज़ें जो है द्विवेदी जी अपने साहित्य में बताते हैं। पहचानने, रचने, सामंजस्य में समाधान खोजने का साहित्य है। वे स्त्री को सामाजिक अन्याय का सबसे बड़ा शिकार मानते हैं, कि सामाजिक अन्याय अगर किसी के साथ हुआ है तो किसी बालक के साथ नहीं, किसी पुरुष के साथ नहीं, किसी अपंग के साथ नहीं हुआ है, किसी वृद्ध के साथ नहीं हुआ, बल्कि महिला के साथ हुआ है। ठीक है, किसके साथ हुआ है, महिलाओं के साथ। तो वे स्त्री को सामाजिक अन्याय का सबसे बड़ा शिकार मानते हैं तथा सांस्कृतिक ऐतिहासिक संदर्भ में उसकी पीड़ा का गहरा विश्लेषण करते हुए सरस श्रद्धा के साथ उसकी महिमा प्रतिष्ठित करते हैं। विशेषकर बाण भट्ट की आत्मकथा, बाण भट्ट की आत्मकथा में महिलाओं की दुर्अवस्था की का उल्लेख आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किया है। बाण भट्ट की आत्मकथा एक उपन्यास है, और उस उपन्यास के माध्यम से उन्होंने बताया कि महिलाओं की प्राचीन समय में क्या स्थिति थी। राजा हर्षवर्धन के समय की बात है ये। बच्चों, इस उपन्यास के ऊपर एक सीरियल भी बन चुका है।
अगर आपने कभी, शायद आप लोगों ने तो नहीं देखा होगा, आपके माता पिता ने जरूर, दिल्ली दूरदर्शन आता था पहले, दूरदर्शन चैनल, उसके ऊपर बाणभट्ट की आत्मकथा आता था। ठीक है, तो वो जो एक उपन्यास है वो राजा हर्षवर्धन के समय का था और काफ़ी सशक्त उपन्यास था। मैंने शायद एक बार कभी ऐसे यूट्यूब पर देखा था, इससे पहले तो नहीं। ये कब लॉन्च हुआ था ये पता है मुझे कि दूरदर्शन पर आता था, बहुत पुराने, बहुत समय पहले की बात है, अभी की बात नहीं है। तो बाणभट्ट की आत्मकथा को फिल्माया भी जा चुका है, इसके ऊपर अभिनय भी किया जा चुका है। मानवता और लोक से विमुख कोई भी विज्ञान, तंत्र मंत्र, विश्वास, सिद्धांत उन्हें ग्राह्य नहीं है और मानव की जिजीविषा और विजय यात्रा में उनकी अखंड आस्था है। ये जो उनकी शब्द आ रहा है सर्वनाम, ये किसके लिए आ रहा है बच्चों? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के लिए आ रहा है। इसी से वे मानवतावादी साहित्यकार व समीक्षक के रूप में प्रतिष्ठित हुए हैं। इन्हीं विचारों के आधार पर वे मानवतावादी साहित्यकार और समीक्षक बने थे। कौन भाई? अच्छा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। द्विवेदी जी का आलोचक व्यक्तित्व, उनका व्यक्तित्व कैसा था? आलोचक। तो बच्चों क्या क्या थे भाई? देखिए, निबंधकार थे, उपन्यासकार, आलोचक, समीक्षक, समीक्षक आलोचक एक ही होता है, और फिर आ गया हाँ इतिहासकार। तो इस तरह से देखा जाए तो गद्य में, गद्य की भूमिका, ठीक है, गद्य में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की भूमिका है कि निबंधकार थे, उपन्यासकार थे, आलोचक थे, समीक्षक थे, इतिहासकार थे। ठीक है, द्विवेदी जी का आलोचक व्यक्तित्व हिंदी चिंताधारा की सजग लोक परंपरा को पहचान लेता है। उसी से संबंध नाथो सिद्धो, यानी कि नाथ साहित्य और सिद्ध साहित्य और कबीर से हिंदी की साहित्य परंपरा को जोड़कर उसे एक प्रगतिशील मूल के रूप में प्रतिष्ठित करता है। बच्चों देखिए, एक चीज मैं बताऊंगी, जो कबीर है वो सिद्ध नाथों के जस्ट बाद की कड़ी है। हमने आदिकाल में पढ़ा था कि नाथ संप्रदाय था, सिद्ध संप्रदाय था, है ना, उसमें जैन, तो नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य, उसके बाद आ गया था, आदिकाल के काम थे ये। आदिकाल के बाद जस्ट बाद कबीर आ गए थे। कबीर भी नाथ संप्रदाय के ही थे, लेकिन कबीर का जो काल है वो भक्ति काल के अंतर्गत आता है। ठीक है, पूर्व मध्यकाल में स्टार्टिंग में कबीरदास जी आ जाते हैं, तो यहाँ कबीरदास जी के काल के समय से ही भक्ति काल का नाम ले लिया, क्योंकि यहाँ किसी पर्टिकुलर किसी संप्रदाय को लेकर नहीं था, ईश्वर भक्ति के रूप में था, इसलिए इन्होंने कबीर के साथ में भक्ति काल का काल विभाजन कर डाला। साहित्य परंपरा को जोड़कर उसमें एक प्रगतिशील मूल्य के रूप में प्रतिष्ठित करता है। भक्ति काल को भारतीय चिंताधारा का सहज विकास मानने वाले इतिहासकार के रूप में उनकी भूमिका ऐतिहासिक महत्व रखती है। ठीक है, क्या रखती है बच्चों? ऐतिहासिक महत्व रखती है। आगे देखिए, द्विवेदी जी का निबंध, निबंध साहित्य, ये तो हमने क्या देखा था भाई? द्विवेदी जी का आलोचक व्यक्तित्व, ठीक है, जिसमें हिंदी चिंताधारा की सहज लोक परंपरा है। अब यहाँ देख रहे हैं उनका निबंध साहित्य क्या है। तो द्विवेदी जी का निबंध साहित्य इस अर्थ में बड़े महत्व का है कि साहित्य दर्शन हो या समाज व्यवस्था संबंधी, उनकी कई मौलिक उद्भावनाएं मूलतः निबंधों में ही मिलती है। अगर आप समाज व्यवस्था की बात करते हैं या साहित्य दर्शन की बात करते हैं, आपको उपन्यास में नहीं मिलेगा, आपको आलोचना में नहीं मिलेगा, आपको निबंधों में मिलेगा। विचार वितर्क देख लीजिए, विचार प्रवाह देख लीजिए, कल्पलता देख लीजिए, कुटज देख लीजिए, या अशोक के फूल जो है या शिरीष के फूल जो है, ये सब क्या है? निबंध है। इन निबंधों में आप मानेंगे कि संस्कृति और समाज क्या है, संस्कृति, समाज और साथ में साहित्य क्या है, इन सभी के साहित्य, संस्कृति और समाज के दर्शन आपको करने हैं, तो निबंधों को पढ़ेंगे तो आपको इनके दर्शन अवश्य ही हो जाएंगे, मिलती है। पर यह विचार सामग्री पांडित्य की बोझ में से आक्रांत होने की जगह उसके बोझ से अभिषिक्त हो गई है, भीग गई है। अपने लेखन द्वारा निबंध विधा को सर्जनात्मक साहित्य की कोटि में ला देने वाले द्विवेदी जी के ये निबंध व्यक्तित्व व्यंजना और आत्मपरक शैली से युक्त है। व्यक्तित्व व्यंजना क्या होती है और आत्मपरक शैली क्या होती है? आत्मपरक शैली होती है बच्चों, आप शिरीष के फूल भी पढ़ेंगे ना, तो जैसे ना द्विवेदी जी स्वयं से ही बात कर रहे हैं, ठीक है, खुद से ही
मतलब बात कर रहे हैं, खुद ही इसका उत्तर दे रहे हैं, वो होती है आत्मपरक शैली। जब हम शीरीष के फूल पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि जब हम ये निबंध शुरू करेंगे तो वो क्या कह रहे हैं। वो अपने स्वयं से बात कर रहे हैं या फिर अपनी आत्मा से बात कर रहे हैं, या सामने कोई है लेकिन सामने वाला कोई जवाब नहीं दे रहा है, तो ऐसा लगेगा जैसे वो स्वयं से बात कर रहे हैं और स्वयं इसका उत्तर दे रहे हैं। यहाँ प्रस्तुत ललित निबंध शीरीष के फूल, अशोक के फूल भी ललित निबंध है और शीरीष के फूल भी ललित निबंध है, ठीक है। यहाँ प्रस्तुत ललित निबंध शीरीष के फूल लेखक के संग्रह कल्पलता से उद्धृत किया गया है। नोट कर लीजिएगा इसको, शीरीष के फूल किस निबंध संग्रह से लिया गया है? कल्पलता निबंध संग्रह से लिया गया है, से उद्धृत है। इसमें लेखक आंधी, लू, गर्मी की प्रचंडता में भी अवधूत की तरह, अवधूत कौन होता है बच्चों? सन्यासी। कौन होते हैं? सन्यासी। अवधूत की तरह अविचल होकर कोमल पुष्पों का सौंदर्य बिखेर रहे शीरीष के माध्यम से मनुष्य की अजय जिजीविषा और तुमुल कोलाहल कला के बीच धैर्यपूर्वक लोक के साथ चिंतारत कर्तव्यशील बने रहने को महान मानवीय मूल्य के रूप में स्थापित करता है। अब लेखक क्या बताना चाह रहे हैं कि शीरीष का फूल कैसा है? शीरीष के फूल को बताया कि वो अवधूत है, यानी कि वो सन्यासी है। जैसे सन्यासी लोग जो होते हैं ना उनको सर्दी लगती है, सर्दी भी लगती है, गर्मी भी लगती है, धूप भी लगती है, आंधी भी की चोटें भी लगती है, लेकिन क्योंकि उन्होंने अपने शरीर से वैराग्य धारण कर लिया है, अपने शरीर से जो मोह था ना उसको छोड़ दिया है, इसलिए वो सन्यासी हो गए हैं। अब उनके ऊपर ना तो सर्दी का फर्क पड़ता है, ना ताप का फर्क पड़ता है, ना बारिश का फर्क पड़ता है, ठीक है। तो जो शीरीष का पौधा है वो भी अवधूत की तरह हो गया है, सन्यासी की तरह हो गया है। ना तो उसको गर्मी का फर्क पड़ रहा है, ना सर्दी का फर्क पड़ रहा है। सर्दी, गर्मी, बरसात सभी समय पर वो एक समान भाव से स्थिर रूप से खड़ा रहता है और अपने फूलों को बिखेरता रहता है। लेकिन इस भारतीय संस्कृति में, हमारे हिंदू संस्कृति में, हमारे इस शीरीष के फूल का कोई रोल ही नहीं है। कोई जानता ही नहीं है शीरीष का फूल क्या है। उसको उसकी अवज्ञा की गई है। उसकी अवज्ञा से रोकने के लिए इसका यहाँ पर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, जैसे संस्कृति को भुलाया जा रहा है, संस्कृति भूली सी जा रही है, इसी प्रकार से जैसे शीरीष के फूल भूले जा चुके हैं, इसी तरह से संस्कृति भी धीरे धीरे एक समय आएगा जब भूली जा चुकी होगी। तो संस्कृति और शीरीष के फूल, संस्कृति और अशोक के फूल, इन दोनों के माध्यम से संस्कृति को बनाए रखने की प्रेरणा उन्होंने दी है। अवधूत की तरह अविचल होकर कोमल पुष्पों का सौंदर्य बिखेर रहे हैं शीरीष के माध्यम से मनुष्य की अजय जिजीविषा अजय, जिसको मतलब कोई भी जीत नहीं सकता है, जीवन जीने की इच्छा या चाहने की इच्छा, ठीक है, उसको कुछ चाहने की इच्छा, कुछ प्राप्त करने की इच्छा, तुमुल कोलाहल के बीच में, और जो पूरी ये जो संसार है, सृष्टि है, इसके शोर शराबे के बीच में धैर्यपूर्वक लोक के साथ चिंतारत कर्तव्यशील बने रहने को महान मानवीय मूल्य के रूप में स्थापित करता है। कि मनुष्य जो इस संसार की चिंता करता है, इस संसार के कर्तव्यों का निर्वाह करता है, वो उसी प्रकार है जैसे शीरीष का वृक्ष है। तो शीरीष के वृक्ष और एक महान व्यक्ति के बीच में तुलना की गई है कि कैसे शीरीष का वृक्ष सारे अत्याचारों को सहन करते हुए, सारे मौसम के प्रताड़ित चिन्हों को सहन करते हुए मतलब अटल और स्थिर खड़ा रहता है और अपने पुष्पों को बिखेरता रहता है। उसी प्रकार से जो कर्तव्यबद्ध व्यक्ति होते हैं, जो कर्तव्यशील व्यक्ति होते हैं और जो चिंतारत व्यक्ति होते हैं, वो अपने मानवीय मूल्यों के साथ में सदैव इस संसार में स्थापित रहते हैं, स्थायी खड़े रहते हैं। ऐसी भावधारा में बहते हुए उसे देह बल के ऊपर आत्मबल का महत्व सिद्ध करने वाली इतिहास विभूति गांधी जी की याद हो आती है। तो वह गांधी जी मूल्यों के अभाव की पीड़ा से भी कसमसा उठता है। निबंध की शुरुआत में लेखक शीरीष पुष्प की कोमल सुंदरता के जाल बुनते रहते हैं कि पुष्प क्या है। निबंध जब शुरू होता है ना, तब वो बताते हैं कि शीरीष का पुष्प कितना सुंदर है, क्या काम आता था, क्या इसकी मतलब किस तरह से दिखता था, इसका क्या रोल होता था, वगैरह वगैरह जो भी था, वो सारी चीज़ें वो बताते रहते हैं, ठीक है। फिर उसे भेद कर उसके इतिहास में और फिर उसके जरिए मध्यकाल के सांस्कृतिक इतिहास में फैलता है। फिर तत्कालीन जीवन व सामंती वैभव विलास को सावधानी से उकेरते हुए उसका खोखलापन भी उजागर करता है।
अब यहाँ देखिए जो शीरीष के फूल के माध्यम से प्राचीन फूल है, प्राचीन पेड़ है शीरीष का, उस प्राचीन पेड़ जब साहित्य ने जन्म लिया होगा, शायद उस समय शीरीष ने भी जन्म लिया होगा। साहित्य जैसे 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 विकसित होता हुआ आ रहा है, वैसे वैसे शीरीष का जो पेड़ है वो भी बढ़ता हुआ चलता आ रहा है। जैसे जैसे साहित्य का रोल हुआ है, वही जैसे समाज में पहले कौन सा युग था, पहले आदिकालीन युग था, प्राचीन युग था, प्राचीन के बाद में मध्यकालीन युग आया, मध्यकालीन युग के बाद सामंत युग आया। सामंत युग में लोगों की, मनुष्य की क्या स्थिति थी, शीरीष के पुष्प से उन्होंने तुलना करके करी है। तो शीरीष के पुष्प और मनुष्य, जो मनुष्य मतलब हर एक स्टेज पर, आदिकाल में, मध्यकाल में, फिर उत्तर मध्यकाल में, उसके बाद सामंत युग में कैसे कैसे उसकी स्थिति हुई है, कैसे कैसे वो आगे बढ़ा है, ये सारी चीज बताने का प्रयास आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने शीरीष के फूल के माध्यम से करने का प्रयास किया है। लेखक अशोक के फूल के भूल जाने की तरह ही शीरीष को नजरअंदाज किए जाने की साहित्यिक घटना से आहत है। आहत का मतलब क्या होता है बच्चों, दुखी है। लेखक बहुत दुखी है कि जैसे लोग अशोक के फूल को बुला चुके हैं, वैसे एक दिन शीरीष के फूल को भी बुला देंगे। और इसी में उसे सच्चे कवि का तत्व दर्शन भी होता है। उसके अनुसार योगी की अनासक्त शून्यता, प्रेमी की सरस पूर्णता के साथ उपलब्ध होना सत कवि होने की एकमात्र शर्त है। ऐसा कवि ही समस्त प्राकृतिक और मानवीय वैभव में रमकर भी चुकता नहीं है और निरंतर आगे बढ़ते जाने की प्रेरणा देता है। ठीक है बच्चों। शीरीष के पुराने फूलों की अधिकार लिप्सु, शीरीष के पुराने फूल जो थे ना, वो अधिकार के साथ अपना स्थान बनाए हुए थे। लिप्सु खड़खड़ाहट और नए पत्ते फलों द्वारा उन्हें धकिया कर बाहर निकालने में लेखक साहित्य, समाज व राजनीति में पुरानी और नई पीढ़ी के द्वंद्व को संकेतित करता है तथा स्पष्ट रूप से पुरानी पीढ़ी और हम सब में नएपन के स्वागत का साहस देखना चाहता है। बच्चों यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कि जैसे भाई अब शीरीष का जो वृक्ष बहुत पुराना है, नई नई वनस्पतियाँ उग रही है, ठीक है। तो जैसे जैसे नई नई वनस्पतियाँ उगती है और जो पुरानी वनस्पतियाँ हैं उनको नए वनस्पतियाँ जब उग जाती है तो उनको दरकिनार करते जाते हैं, मतलब उनका ध्यान नहीं रखा जाता है और ना उनको इतना पोषण मिलता है। तो वो जैसे ऐसा लग रहा है जैसे पुरानी वनस्पतियों को, पुराने पेड़ों को, पुराने पेड़ पौधों को नए पेड़ पौधे धक्का मारकर आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, नए जो पौधे हैं वो धक्का मारकर आगे बढ़ रहे हैं। उसी प्रकार से हमारी भारतीय संस्कृति में या बात करें संसार में, लोग जो है पुरानी पीढ़ी को दरकिनार करके एक तरफ करके और फिर जो नई पीढ़ी है वो आगे बढ़ रही है उनको धक्का मार के। धक्का मारने का मतलब ये नहीं उनको गिरा दिया, ऐसा नहीं, मतलब उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। पुरानी पीढ़ी के जो उसूल थे, उनके जो संस्कार थे, पुरानी पीढ़ी का मतलब ये नहीं कि मनुष्य, पुरानी पीढ़ी का मतलब है पुरानी सभ्यता, पुरानी संस्कृति, हमारी जो प्राचीन संस्कृति है उसको एक तरफ करके नई पाश्चात्य संस्कृति का अनुसरण कर रहे हैं। बस कहने का तात्पर्य यही है। चाहे अशोक के फूल के माध्यम से या फिर शीरीष के फूल के माध्यम से, दोनों ही फूलों के माध्यम से वो ये बताना चाह रहे हैं कि हमारी जो आज की नई पीढ़ी है, नई संस्कृति है, वो पुरानी संस्कृति को एक तरफ करके दरकिनार करके पाश्चात्य संस्कृति का अनुसरण कर रही है और फिर दोनों में द्वंद्व चल रहा है। उस द्वंद्व को उन्होंने यहाँ बताने का प्रयास करा है। हम सब में नए के स्वागत का साहस देखना चाहता है कि हम नए का स्वागत कैसे करते हैं। नए का, कोई भी नया व्यक्ति आया घर में, इसका एक उदाहरण ले लेते हैं। भाई दोस्त बने, ठीक है, और दोस्त बने तो पहले तो हमारी जो मित्र मंडली थी 4-5 दोस्तों की थी। अब भाई नई क्लास में आ गए, 11th क्लास से हम 12th क्लास में आ गए। 12th क्लास में आते ही क्लासेस को मर्ज किया गया। कैसे भाई, कई स्कूलों में होता है ना, जैसे मैं जहाँ पढ़ती थी ना, मेरे स्कूल में भी ऐसा ही होता था। हमारे सेक्शन होते थे, सेक्शन को इधर उधर किया जाता था। इस सेक्शन के बच्चे वहाँ जाएंगे, इसके वहाँ जाएंगे, इसके वहाँ जाएंगे। अब भाई जो पुराने दोस्त बने होते हैं ना वो छूट जाते हैं। छूट तो गए हैं लेकिन हमारे मन से तो नहीं निकले, हमारे हृदय में तो आज भी विराजमान है। अब होता ही है, जो लोग सिर्फ परिवर्तन को समर्थन करते हैं, परिवर्तन का समर्थन करते हैं, ये बताना चाहते हैं कि परिवर्तन ही सब कुछ है, वो क्या करेंगे, अपने पुराने दोस्तों की जगह उन नए दोस्तों को स्थान दे देंगे जो अभी उनके क्लासमेट है। मेरे कहने का मतलब ये नहीं आपको नए क्लासमेट के साथ में सामंजस्य नहीं बिठाना है, लेकिन पुराने दोस्तों को भी नहीं बोलना है। तो यही बात है कि हमारी संस्कृति के जो पुराने रिवाज है, रीति रिवाज है या हमारे संस्कार है,
उन संस्कारों को न भुलाया जाए। अगर नए संस्कार आ गए हैं, किसी और देश के आ गए हैं, पश्चिमी क्षेत्र के आ गए हैं, उन संस्कारों को आप अपना रहे हो, आपको अच्छे लग रहे क्योंकि आपके अनुसार है, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने पुराने संस्कारों को भुला दो, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि उनको दरकिनार कर दो। इसका मतलब ये नहीं है कि पुराने संस्कार आपके जीवन में कोई रोल अदा करते ही नहीं है, अहम भूमिका अदा करते ही नहीं है, ऐसा नहीं है। हम परिवर्तन चाहते हैं, लेकिन परिवर्तन सभ्यता और संस्कृति के बदले में नहीं चाहते हैं। हमारी सभ्यता और संस्कृति बनी रहे और फिर उस सभ्यता संस्कृति के विकास में हम परिवर्तन चाहते हैं, न कि सभ्यता संस्कृति के स्थान पर हम परिवर्तन चाहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, इस निबंध का शिल्प का मतलब है इस निबंध में जो भाषा है या जो भी आधार उन्होंने लिया है, जो भी बातें बताई है या जो भी मतलब उदाहरण लिए है, उसे कहेंगे हम शिल्प। इस निबंध का शिल्प इसी में चर्चित इक्षुदंड की तरह है। इक्षुदंड क्या होता है बच्चों? गन्ने की जो लकड़ी होती है ना, मतलब इक्षुदंड गन्ना, सीधा सीधा मैं बोल देती हूँ गन्ना, इक्षुदंड की तरह है। सांस्कृतिक संदर्भों व शब्दावली की भड़कीली खोल के भीतर सहज भावधारा के मधुर रस से युक्त है। क्या कहा है कि सांस्कृतिक संदर्भ में भड़कीली शब्दावली कैसे? संस्कृति को तो बनाए रखा है, साथ में कटाक्ष किया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या करा है भाई? व्यंग कसा है। व्यंग कसा है किसकी तरफ? हमारी नई पीढ़ी की तरफ, नई पीढ़ी और नए विचारों की तरफ। जो भी परिवर्तन आया है, आज की जो पीढ़ी है, आज के जो संस्कार, उन संस्कारों पर सीधा सीधा व्यंग कसा है। और ये व्यंग शब्द भड़कीली शब्दावली इसीलिए है क्योंकि उन्होंने जिन शब्दों का प्रयोग करा है ना, वो कैसी लगती है? लोगों में भड़काऊपन उत्पन्न करती है। भड़कीली खोल के शब्दावली की भड़कीली खोल के भीतर अंदर सहज यानी आसानी से, भाव सहज यानी कि बिल्कुल अपने आप से सहज भावधारा के मधुर रस से युक्त है। मीठी रस है। मीठा रस क्यों कहेंगे? क्योंकि संस्कृति को बनाए रखने की बात आ रही है, इसलिए यह हर तरह से आस्वाद और प्रयोजनीय है तथा इस प्रकार लेखक के प्रतिनिधि निबंधों में से एक है। लेखक के प्रतिनिधि निबंध है, कौन कौन से हैं? अशोक के फूल, शिरीष के फूल। और जो अशोक के फूल, शिरीष के फूल है, ये किससे लिया गया है बच्चों? ये कल्पलता से लिया गया है। कुटज है, कल्पलता इनका निबंध संग्रह है, ठीक है। उसके बाद आ गया है विचार वितर्क आ गया है, उसके बाद विचार प्रवाह आ गया है, ये इनके निबंध है। उपन्यास इनके बहुत ही उल्लेखनीय है। बाण भट्ट की आत्मकथा, अनामदास का पौथा, पुनर्नवा है ना, पुनर्नवा और एक और है, याद नहीं आ रहा, 3 मुझे याद है। और फिर आते हैं इतिहास की तरफ। तो इतिहास इन्होंने काफ़ी कुछ इतिहास लिखा है, जैसे कबीर पर लिखा है, तुलसीदास का लालित्य लिखा है, और ये तो इनकी आलोचना है, सॉरी। इतिहास की बात करते हैं। हिंदी साहित्य का आदिकाल, फिर दूसरा है हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, और तीसरा है हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है। तो ये 3 जो इतिहास इन्होंने लिखे हैं, इस आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी समकक्ष माने जाते हैं, एक तरह के विचारधारा वाले माने जाते हैं। और इन दोनों के ही विचारधारा के आधार पर हमारा हिंदी साहित्य का काल विभाजन, नामकरण, साथ में प्रवृत्तियों का मतलब प्रवृत्तियों को उल्लेखित किया गया है, बताया गया है। तो हम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के आधार पर, रामचंद्र शुक्ल जी के आधार पर, दोनों के आधार पर हम मान सकते हैं कि इसको क्या कहा गया, इसको क्या कहा गया, ठीक है। जैसे रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा था, ठीक है, लेकिन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को आदिकाल ही कहा था, आदिकाल को आदिकाल ही कहा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने मध्यकाल को मध्य पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल को क्या कहा था भाई? भक्ति काल और रीति काल। तो उसी तरह से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भी इनका समर्थन किया था, और इसी आधार पर भक्ति काल को भक्ति काल और रीति काल को रीति काल नाम दिया गया था, ठीक है। तो जो नामकरण है वो भी इनके दोनों के समान माने जाते हैं, ठीक है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या है क्या नहीं, है ना, पीछे से। तो यहाँ मेन जो चीज़ें हैं, अगर जीवन परिचय आता है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट रूप से है इनका जीवन परिचय, ठीक है, जीवन परिचय। तो आप लिखेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी एक आलोचक, समीक्षक, निबंधकार, इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध है, ठीक है। हिंदी साहित्य जगत में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी आलोचक, समीक्षक, साथ में समीक्षक,
इतिहासकार और उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध है। उनका जन्म सन 1907 में आरत दुबे का छपरा बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं वो इस प्रकार लिख लोगे कि इनके निबंध संग्रह, पहली हेडिंग लिखोगे निबंध संग्रह, और फिर निबंध लिखोगे अशोक के फूल, शीरीष के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, कुटज, विचार प्रवाह, आलोक पर्व, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद। इनमें से आपको 3-4 जितने भी याद हो ना वो लिख लीजिए, जरूर नहीं सारे, क्योंकि सारे याद नहीं रहते हैं। दूसरा लिखोगे आप उपन्यास, ठीक है, और इनके 4 उपन्यास हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्रलेखा, पुनर्नवा, अनाम दास का पौधा, चारों लिखोगे और चारों इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज में इन चारों में से कोई भी पूछ लिया जा सकता है। फिर आप लिखोगे यहाँ पर इनका इतिहास, इतिहास और आलोचना। अगर अलग अलग याद है तो अलग अलग लिखिए, ठीक है। तो सुर साहित्य पे आलोचना लिखी है, कबीर पर इन्होंने आलोचना लिखी है, मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप पे आलोचना लिखी है, नाथ संप्रदाय पे आलोचना लिखी है, कालिदास का लालित्य पे, लालित्य योजना पर आलोचना लिखी है। ये इनके सारे आलोचना है। हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये इनका एक इतिहास है। हिंदी साहित्य की भूमिका, ये इतिहास है। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, ये इनका इतिहास है, ठीक है। फिर आते हैं इनके यहाँ पर ग्रंथ संप्रदाय संपादन। तो संदेश रासक पृथ्वीराज रासो और नाथ, संदेश रासक पृथ्वीराज रासो, नाथ सिद्धों की बानियां, ग्रंथ संपादन है ये। अगर आता है पृथ्वीराज रासो ग्रंथ संपादन किसने किया, तो आप क्या करोगे, क्या लिखोगे, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ठीक है। इसमें से कैसे पूछ लिया जा सकता है। पत्रिका कौन सी थी भाई शांति निकेतन में, विश्व भारती पत्रिका, विश्व भारती पत्रिका का इन्होंने संपादन किया था आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, शांति निकेतन में, ठीक है। यहाँ आ जाएगा इनके पुरस्कार और सम्मान, ये एक रह गया था, है ना, पुरस्कार सम्मान चला गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था उनको आलोक पर्व पर। आलोक पर्व इनका निबंध संग्रह है और इस निबंध संग्रह पर उनको साहित्य निबंध संग्रह, इस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण भी दिया गया था। लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा डी.लिट की उपाधि दी गई थी। और इनकी जो मृत्यु है वो 1979 ईस्वी में, 1979 ईस्वी में दिल्ली में हुई थी, ठीक है। 1907 में इनका जन्म हुआ था, 1979 में इनकी मृत्यु हुई थी। साहित्य अकादमी पुरस्कार जो मिला था उनको आलोक पर्व पर मिला था। भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण भी इन्हें दिया गया था, ठीक है। और लखनऊ विश्वविद्यालय से उनको डी.लिट की उपाधि भी प्राप्त हुई थी। तो ये इनके सम्मान आ गए। फिर यहाँ से हमने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के विचार पढ़ना शुरू करे थे, ठीक है। क्या क्या है, कौन कौन सी विधाओं में लिखा है, निबंध में लिखा, उपन्यास में लिखा, आलोचना में, समीक्षा में और इतिहास में, ठीक है। ये इनके सारे विचार आ गए हैं। तो फाइनली बच्चों आज हमने यहाँ पर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय पढ़ लिया है, साथ में उनके विचार पढ़ लिया है। और अगली बार हम जो चैप्टर पढ़ेंगे शीरीष के फूल, उसकी रूपरेखा पढ़ ली है कि शीरीष के फूल में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसलिए हमको अच्छे से ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू बच्चों, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।